उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में हाल ही में माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच के द्वारा जजमेंट दिया गया, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि 3 महीने के अंदर पूरी लिस्ट को रिविजिट करना है। इससे पहले जितने भी लिस्ट जारी हुए उन सबको इग्नोर करते हुए ये नई लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें जाहिर सी बात है, अब आरक्षण के विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है, तो इसमें कुछ नए कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं और कुछ पुराने कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं वो हो सकता है कि इस लिस्ट से बाहर हों। तो हाईकोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो नए कैंडिडेट इस लिस्ट में आएंगे उनको नियुक्ति देनी होगी, और ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं लेकिन इस लिस्ट में नहीं आएंगे, उन अभ्यर्थियों को 31 मार्च 2025 तक उनकी नौकरी को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार को कहा है, ताकि जो अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनका शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो। और सेशन लाभ के बाद से, यानी 31 मार्च 2025 के बाद से इनके नौकरी जाने के खतरे इनके ऊपर मंडराने लगे हैं अगर ये लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, जो पूरा कैंडिडेट जिनके ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है वो अनरिजर्व कैटेगरी के यानी जनरल कैंडिडेट होंगे। अब ये जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके द्वारा 2 केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा चुका है। मामले की सुनवाई जल्द हो सकती है। इसके बाद से राज्य सरकार का भी टिप्पणी आ चुका है कि हम डबल बेंच के जजमेंट को हूबहू पालन करने जा रहे हैं, यानी कि वो लिस्ट बनाने को तैयार हो चुकी है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ये भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। और हाल ही में जो माननीय डबल बेंच के द्वारा उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो जजमेंट दिया गया है, उस जजमेंट से भी अगर आप 69,000 की से जोड़ करके देखेंगे तो आपको तस्वीर थोड़ी सी साफ होगी, क्योंकि 69,000 और 68,500 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जो समायोजन हुआ था उसी के 2 पार्ट हैं। तो यहाँ से जो जजमेंट आ रहा है वो कहीं ना कहीं 69,000 को डायरेक्टली प्रभावित कर सकता है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले इस पूरे मामले के बैकग्राउंड को समझते हैं। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती जब लिस्ट जारी हुई तो ऐसे कैंडिडेट जो कि ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हैं उन्होंने सबसे पहले आरक्षण विसंगति को ध्यान में रखते हुए जो पिछड़ा आयोग है उनसे संपर्क किया, और पिछड़ा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसके अंतर्गत आरक्षण के प्रावधानों का विशेष तौर पर ध्यान नहीं रखा गया, इग्नोर किया गया, जिससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा नहीं हो पाई और उनके साथ घोटाला हुआ, ये दावा किया गया। उसके बाद से ये मामला सिंगल बेंच में जाता है। सिंगल बेंच ने भी इस मामले को स्वीकार किया कि हाँ, आरक्षण में विसंगतियां हैं, घोटाला है, और इसी के तहत राज्य सरकार को निर्देशित कर देती है कि आप 3 महीने में एक नई लिस्ट बनाइए। सिंगल बेंच का जजमेंट जो है, डबल बेंच का जजमेंट हूबहू है, लेकिन डबल बेंच के जजमेंट और सिंगल बेंच के जजमेंट में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो डबल बेंच का जजमेंट है वो और ज़्यादा उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए खतरा मंडराने लगा है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। सिंगल बेंच ने भी कहा था कि आप 3 महीने में रिविजिट करिए, डबल बेंच ने भी कहा है 3 महीने में आप रिविजिट करिए, लेकिन सिंगल बेंच ने यह कहा था कि ऐसे कैंडिडेट जो कि OBC SC और ST से बिलोंग करते हैं, चूंकि ये ATRE में इनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 90 नंबर था और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 97 नंबर था। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 90 से 96 के बीच में नंबर पाए हुए हैं, क्योंकि 97 पाएंगे तब तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ओपन कैटेगरी में। तो ऐसे कैंडिडेट जो 90 से 96 के बीच में नंबर पाए हुए हैं, चूंकि वो ATRE में एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, इस वजह से अगर इस नंबर के रेंज में वो आते हैं तो भले ही उनका कट ऑफ अनरिजर्व यानी ओपन कैटेगरी जो कि 67.11 गया था पहले, अगर आप देखेंगे जो पहला लिस्ट जारी हुआ था 67.11 गया था, तो इससे भले ही उनका नंबर ज़्यादा हो और इस कैटेगरी में हो, तो चूंकि वो इस रेंज में है और एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं तो उनको उनकी ही कैटेगरी में रखा जाए। जबकि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इसको अस्वीकार कर दिया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह कहा कि जो ATRE है वो सिलेक्शन का पार्ट नहीं माना जा सकता। इस कंडीशन में यहाँ पर 90 से 96 नंबर पाने वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हें आरक्षण का लाभ यहां पर नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक रिलैक्सेशन है। और इसके अंतर्गत अगर यहां पर इस रेंज में कोई कैंडिडेट है और अगर इस नंबर से ज़्यादा पाया हुआ है तो भले ही वो OBC SC ST कैटेगरी का होगा, उसे अनरिजर्व यानी ओपन सीट दिया जाएगा। तो अब यहां से 90 से लेकर के 96 वाले ऐसे कैंडिडेट जो कि इनका नंबर इतने से ज़्यादा होगा, वो अपनी कैटेगरी की सीट को छोड़ करके ओपन सीट में चले जाएंगे, जिसकी वजह से यहां पर वैकेंसी जनरेट होगी। और ओपन कैटेगरी में ऐसे कैंडिडेट जो कि जनरल होंगे और जो कि बॉर्डर पर होंगे वो बाहर होंगे और यहां से कैंडिडेट निकल करके जाएंगे, और OBC SC ST में और वैकेंसी जनरेट होगी, जिसकी वजह से और सीटें जोड़नी पड़ सकती हैं। ये पूरा मामला है जो कि सिंगल बेंच के आधार पर था। और डबल बेंच ने यह कहा
कि नहीं, ये एटीआरई जो है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया, ये आरक्षण नहीं दिया गया। किसी भी भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, डबल बेंच ने ये कहा कि ये आरक्षण नहीं था बल्कि सिर्फ रिलैक्सेशन था, इस वजह से यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं इनको यहाँ से निकाल करके आप इसमें डालिए। अब बात करते हैं 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के संदर्भ में जो हाल ही में जजमेंट दिया गया है वो क्या कहता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 16वां पॉइंट ये कहता है एटीआरई इज नॉट एन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि जो सुपर टेट की परीक्षा है असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, वो रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन नहीं है बट एन एलिजिबिलिटी एक्वायरिंग एग्जामिनेशन। लेकिन ये एक एलिजिबिलिटी एक्वायर करने के लिए एग्जामिनेशन है। जैसे अगर आप यूपी टेट की बात करते हैं, सी टेट की बात करते हैं, तो वो रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन नहीं माना जाता है। उसे माना ये जाता है कि आप वो मिनिमम एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। और एटीआरई को भी हाईकोर्ट की डबल बेंच ने, चाहे आप 69,000 की भर्ती वाले से जोड़ करके देखिए या फिर 68,500 वाले से जोड़ करके देखिए, दोनों हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह स्वीकार किया है कि एटीआरई जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी एक्वायर करने का एग्जामिनेशन है, ये रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन नहीं है। आगे पढ़िए। which qualifies the successful candidate and make him eligible for appearing in the recruitment examination, यानी कि इस एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन में जो अभ्यर्थी सफल होंगे वो एलिजिबिलिटी हासिल करेंगे, किस लिए? अपीयर होने के लिए। किस में अपीयर होने के लिए? रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये शंका है कि बोला गया है कि रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अलग से होगा, क्या ये फिर से अलग से एग्जाम होगा? नहीं, एग्जामिनेशन का मतलब जैसे आपको कहा जाता है कि आपकी बॉडी एग्जामिन की जा रही है, तो क्या आपकी बॉडी कोई परीक्षा दे रही है? नहीं, आपके बॉडी का परीक्षण किया जाता है। तो जब बात की जा रही है कि यहाँ पर अपीयरिंग इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यानी अलग से जो, अगर आप 69,000 और 68,500 का पूरा प्रोसेस देखे होंगे तो सबसे पहले सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद जब रिजल्ट घोषित हो जाता है सुपर टेट का, उसके बाद से एक और एडवर्टीजमेंट जारी होता है उतने पदों को भरे जाने के लिए। तो वो जो अलग से एडवर्टीजमेंट जारी हो रहा है सुपर टेट के रिजल्ट के बाद से, उसी को कहा जा रहा है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। यानी कि अब आपके नंबर के हिसाब से आपको एग्जामिन किया जाएगा कि आप सुटेबल हैं या नहीं इस भर्ती प्रक्रिया में एक नियुक्ति पत्र पाने के लिए। क्योंकि ये जो एटीआरई है इसको सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन माना है, ना कि रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन माना गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए। नाउ द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन वाज एडवर्टाइज सब्सिक्वेंटली ऑन 20 अगस्त 2018। ये 68,500 का मामला है, उसके हिसाब से ये जजमेंट लिखा गया है। 68,500 में आपको याद होगा कि अगस्त में ही 68,500 का रिजल्ट घोषित हुआ और उसके बाद से 20 अगस्त 2018 को, ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए जो परीक्षा हुई थी 7 मई 2018 को हुई थी। 27 मई 2018 को इसकी परीक्षा होती है और अगस्त में इसका रिजल्ट घोषित हो जाता है और 20 अगस्त 2018 को इतने पदों को, जो अभ्यर्थी सफल हुए थे उनको भरने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाता है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, यहां से अब हाईकोर्ट की डबल बेंच ये कह रही है कि ये यहां से माना जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। इससे पहले जो सुपर टेट का नोटिफिकेशन था वो भर्ती प्रक्रिया के लिए नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी को हासिल करने के लिए प्रक्रिया था, ना कि भर्ती के लिए प्रक्रिया था। भर्ती की प्रक्रिया जब अलग से उतने पद को भरे जाने के लिए एडवर्टाइज किया जा रहा है तब ये माना जाएगा। और 69,000 में भी अगर आप देखेंगे तो जब सुपर टेट के रिजल्ट की घोषणा हो गई उसके बाद पदों को भरने के लिए अलग से एडवर्टाइज जारी किया गया था, यानी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया वहां से मानी जाएगी। और इससे पहले सुपर टेट की बात कर लें, यूपी टेट की बात कर लें, सी टेट की बात कर लें, ये सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी को हासिल करने के लिए एग्जामिनेशन है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, चाहे आप डबल बेंच का 69,000 वाला जजमेंट देखेंगे या फिर 68,500 में अभी हाल ही में जो डबल बेंच के द्वारा जजमेंट दिया गया, दोनों ये मान रही है कि एटीआरई जो है वो सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए एग्जामिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए एग्जामिनेशन है। और जो शिक्षक भर्ती के लिए अलग से पद को भरे जाने के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया जा रहा है उसे माना जा रहा है कि वो शिक्षक भर्ती के लिए वो एडवर्टीजमेंट है और वहाँ से एग्जामिन किया जाएगा अभ्यर्थी को। अब इस तरीके से अगर ये प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट भी अगर एक्सेप्ट कर लेती है, इसका मतलब ये हो गया कि एटीआरई जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। और जिस प्रकार से यूपी टेट में आप सिंगल बेंच देखिए या फिर डबल बेंच देखिए, उन्होंने दोनों ने ये स्वीकार किया है कि जो एलिजिबिलिटी परीक्षा होती है, जो पात्रता परीक्षा होती है, उसमें जो रिलैक्सेशन दिया गया है नंबर के कि ओबीसी एससी एसटी जो होगा वो 82 नंबर पर पास होगा और अनरिजर्व 90 नंबर पर पास होगा, वो आरक्षण का लाभ नहीं है। हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच दोनों ने ये माना है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग मामले में इस प्रकार की चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। अलग अलग राज्यों में जो शिक्षक भर्ती होती है वहाँ पर भी मामले पहले कोर्ट में गए थे कि जब एक बार अभ्यर्थी वहाँ की शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो रहा है तो दोनों में रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, डबल आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। तो वहाँ पर भी ये चीज़ें पहले से एक्सेप्ट की जा चुकी है
हैं कि जो पात्रता परीक्षा है वहां पर वो रिजर्वेशन नहीं है बल्कि रिलैक्सेशन है। तो जब पात्रता परीक्षा में रिजर्वेशन नहीं माना जा रहा है, उसे रिलैक्सेशन माना जा रहा है, तो सुपर टेट की भी परीक्षा चूंकि एक पात्रता परीक्षा है हाईकोर्ट की डबल बेंच के हिसाब से, इसलिए यहां पर जो अभ्यर्थी 90 नंबर से लेकर के 96 नंबर के बीच में क्वालिफाई हो रहा है, यह भी एक तरीके से आरक्षण नहीं है बल्कि यह एक रिलैक्सेशन है। और अगर रिलैक्सेशन है तो यहां पर नहीं माना जा सकता कि अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दिया गया है। इस हिसाब से जब एडवर्टीजमेंट जारी हो रही है शिक्षक भर्ती के लिए, उसके बाद से जो फाइनल मेरिट लिस्ट बन रहा है वहां पर आरक्षण का नियम लागू होगा, क्योंकि एक ही बार आरक्षण का लाभ देना है और यहां पर जो दिया गया ये रिलैक्सेशन था ना कि आरक्षण। तो अगर इस प्रकार से फाइनल मेरिट में अगर आरक्षण माना जाता है तो निश्चित तौर पर ऐसे जनरल कैंडिडेट कि बहुत सारी सीटें जो हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि एटीआरई जो है वो एलिजिबिलिटी के लिए है या फिर इसे सिलेक्शन का पार्ट माना जाए। अगर सिलेक्शन का पार्ट मान लिया जाता है तो सिंगल बेंच का जजमेंट प्रभावी हो जाएगा, और सिलेक्शन का पार्ट ना मान करके सिर्फ एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन माना जाता है तब डबल बेंच का जजमेंट प्रभावी हो जाएगा। और डबल बेंच का जजमेंट जैसे ही प्रभावी होगा तो ऐसे कैंडिडेट जो 90 से 96 नंबर के बीच में पाए हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर उनका कट ऑफ जा रहा है, तो वो अपनी कैटेगरी को छोड़ करके ओपन कैटेगरी में जाएंगे। और ओपन कैटेगरी के ऐसे जनरल कैंडिडेट जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर होंगे यानी 67.1 के आसपास होंगे, उनकी नौकरी खतरे में पड़ेगी। और ऐसे कैंडिडेट ओबीसी वाले चले जाएंगे ओपन में, और ओबीसी की जो सीटें वैकेंट होंगी वो नए पद से भरे जाएंगे, जो कि नए लिस्ट में कैंडिडेट आएंगे उनसे सीटों को भरा जाएगा। तो ये पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट को यही बस डिसाइड करना है इस पूरे मामले में कि एटीआरई सिलेक्शन का पार्ट है या नहीं, या फिर केवल और केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। हालांकि अगर आप राज्य सरकार का काउंटर एफिडेविट देखेंगे, चाहे अगर आप बात कर लें 68,500 69,000 में, दोनों में राज्य सरकार अपने काउंटर एफिडेविट में यही एक्सेप्ट कर रही है कि एटीआरई जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी को हासिल करने के लिए परीक्षा है। अब अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के ये पक्ष रख देती है, और इससे इनकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि हाईकोर्ट की डबल बेंच सिंगल बेंच के जजमेंट में बाकायदा ये मेंशन किया गया कि राज्य सरकार ने ये स्वीकारा है। तो जब आप एक बार एफिडेविट दे देते हैं तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप उसे पलट नहीं सकते, यानी राज्य सरकार अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में नहीं पलट पाएगी। जब नहीं पलट पाएगी तो ऑलरेडी हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच ने ये स्वीकार कर लिया है राज्य सरकार के एफिडेविट के हिसाब से कि ये सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और इसलिए यहां पर जो 90 से 96 के बीच में अभ्यर्थी है इसे आरक्षण ना मान करके इसे रिलैक्सेशन माना जाएगा। उस हिसाब से डबल बेंच का जजमेंट जो है वो प्रभावी होने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं, और इस हिसाब से ऐसे अभ्यर्थियों की नौकरी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ पूरे मामले को समझाने मैंने जो प्रयास किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।